महाराष्ट्र पुलिस में एक हवलदार होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ गजम। दरअसल उसकी अपने गांव में जमीन होती है और उस जमीन को लेकर गांव के ही दबंग लोगों से उसका विवाद हो जाता है। उन दबंगों ने उस हवलदार को खूब पीटा। जब हवलदार थोड़ा परेशान हो जाता है तब अपने दोस्त जो पड़ोसी गाँव में रहता है जिसका नाम होता है भैयालाल बहुत मांगे, वो उसके पास जाता है। उससे कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो गांव के दबंग लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। दरअसल सिद्धार्थ दलित बरादरी से बिलोंग करता था। जब अपने दोस्त से बातचीत करता है भैयालाल से तो भैयालाल कहता है कि चलो थाने चलते हैं और मैं इस बात की गवाही दूंगा, क्योंकि उसके सामने ही तो झगड़ा हुआ था। अब जाकर ये थाने में तहरीर दी जाती है और तहरीर 15 लोगों के खिलाफ दी जाती है। पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे सिद्धार्थ यानी कि हवलदार का जो दोस्त था जिसका नाम भैयालाल बहुत मांगे होता है, उस पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि तुम अपनी गवाही को खत्म करो, तोड़ दो, और नहीं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो हवलदार था तो उससे सीधे लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी, ताकत नहीं थी, इसलिए पड़ोसी गांव का जो व्यक्ति होता है, गवाह होता है, उसको तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं टूटता है। ऐसे धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है और इसी बीच में उन लोगों को जमानत मिल जाती है। जब ये जमानत से छूट कर आते हैं तो एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। इस वारदात की गूंज पूरे इंडिया के अंदर फैल जाती है, न केवल इंडिया के अंदर बल्कि जहां जहां तक भी देश विदेश की मीडिया ने भी इस घटना को बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया था। लेकिन वह कवरेज तब किया था जब इस घटना के लगभग 60 दिन बीत जाते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, हंगामा होता है और ऐसे भी बताया जाता है कि इस हंगाम के बीच कई लोगों की मौत भी हो जाती है। आखिरकार ऐसी वो क्या घटना थी जिस घटना की गूंज पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के अंदर फैल जाती है। आज कहानी उस पूरे मामले की जिससे क्या आज भी लोग शायद उस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है भंडारा और उसी की ही एक तहसील लगती है महारोल। तहसील क्षेत्र का एक गांव लगता है खैर लॉन्जी। बात कर रहा हूं 29 सितंबर 2006 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास पड़ोसी गांव से कुछ लोग ट्रैक्टर टोलिक सीधा इसमें खैर लांजी में आ जाते हैं और खैर लांजी में जब आ रहे थे तो उनके हाथ में लाठी डंडे और साथ में चैन रोड इस तरह के कुछ हथियार लेके वो आए थे। और जब आ रहे थे तो वह शोर मचा रहे थे और नाम लेकर एक व्यक्ति का उसको कह रहे थे कि आज उसको ही देखना है। जैसे ही उसके घर के करीब पहुंचते हैं तो उससे पहले ही खबर पहुंच जाती है कि बड़ी संख्या में कुछ लोग तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। अब वो मौका देखते ही वहां से भाग जाता है। अब उस व्यक्ति का जो नाम होता है भैयालाल बहुत मांगे, वह तो मौका पाते यहाँ से भाग जाता है, लेकिन घर में उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सुरेखा बहुत मांगे होता है। उसकी एक बेटी होती है 17 साल की, इसका नाम प्रियंका होता है। एक बेटा 19 साल का रोशन और एक बेटा 21 साल का सुधीर। घर में अब 4 सदस्य मौजूद थे। जो घर का मुखिया था वह मौका पाते वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, ये सोचकर कि इनकी दुश्मनी या इनकी नाराजगी तो मुझसे हो सकती है, लेकिन परिवार से क्या होगी। अब उन लोगों को इतना गुस्सा था, वो ऊंची जाति के और दबंग व्यक्ति थे। ये दलित का परिवार था। लगभग 150 परिवार, 150 घर इस गांव में थे और 150 घरों में महज 3 या 4 ही घर ऐसे थे जहां पर दलित रहा करते थे। अब कुछ हंगामा बढ़ रहा था। बताया जाता कि लगभग 50 लोग थे जिनके हाथों में ये लाठी डंडे चैन और कई तरह की चीजें थी। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आवाज लगाई जाती है कि यह भैयालाल यहाँ पर है कि नहीं है, लेकिन वो सुरेखा घर से बाहर निकलती है। जैसे ही सुरेखा घर से बाहर निकलती है वो मना करती है कि यहाँ तो वो नहीं है, क्या बात है, क्या काम है। क्योंकि लोगों में गुस्सा था, उस महिला को पकड़ते हैं, कुछ लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। अब अंदर घुसने के बाद उसकी बेटी और 2 बेटे होते हैं, उन चारों को ये अब बाहर निकालने के बाद सबसे पहले तो उनको पीटा जाता है। पीटने के बाद उनके तन से एक एक कपड़े को जुदा कर दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल निवस्त्र हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं। अब उन चारों को पकड़कर जिस तरह से भी वहां से लेके जा सकते थे पीट रहे थे और पीटते पीटते पूरे गांव के चक्कर लगवाए जाते हैं, यानी कि माँ और बेटी बिल्कुल निवस्त्र होती हैं और दोनों जो बेटे होते हैं वो भी नग्न अवस्था में थे। इनको लेके जाते हैं, वह रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे और अपनी जिंदगी की दुहाई मांग रहे थे। माँ अपनी बेटी के लिए और बेटी अपनी
अपनी माँ के लिए और बेटे अपनी माँ और बहन दोनों के लिए लगातार वह रो रो के गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन जितने भी वो लोग थे दबंग परिवर्ती के, उन पर इस बातों का, उन चीखने का, उन चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और वह अपनी मन मर्जी कर रहे थे। हद तब हो जाती है जब इन्होंने माँ बेटी का बलात्कार करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने बलात्कार किया, उनके हाथों में डंडे थे, कई ऐसे भी थे जिनके हाथ में रोड भी थी, जैसे कि दरिंदगी निर्भया के साथ दिल्ली में होती है। ऐसी ही घटना को उन्होंने अंजाम दिया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी लाठी डंडे डाल दिए गए थे, ऐसा बताया जाता है। और इन्होंने उन लोगों को तब तक प्रताड़ित किया लगभग 3-4 घंटे तक, जब तक क्या उनकी मौत नहीं हो जाती है। चारों के चारों वहीं मौके पर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। मरने के बाद वह आराम से यहाँ से 2-3 घंटे के बाद उनकी लाशों को लेकर गांव के पास में एक नहर होती है, उस नहर में इन लाशों को आराम से फेंक कर चले जाते हैं। अब जो भैया लाल होता है उसे यह पता था कि उसके परिवार के साथ कोई वारदात हो चुकी है, उसके पास खबर पहुंच चुकी है। अगर वह भी मौके पर होता तो शायद ये लोग उसे भी मार डालते, इसलिए वो डर की वजह से 29 सितंबर 2006 की यह घटना थी। वो डर की वजह से रात को घर पर वापस नहीं आता है। अगला दिन 30 तारीख आती है तो 30 तारीख को भी वापस नहीं आता है और एक दिन और बीत जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर आ जाता है। वह परेशान हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। फिर कुछ और जो लोग थे परिवार के या रिश्तेदार के, उन लोगों ने कहा कि तुम हिम्मत जुटाओ और हिम्मत जुटाने के बाद तुम्हें थाने जाना चाहिए, अपनी कहानी बयां करनी चाहिए। अगर तुम अपनी कहानी बयां नहीं करोगे तो शायद तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अब इतना परेशान वो हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे। जो लाशें थी वह चारों की लाशें नहर में पड़ी हुई थी। वहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर जाकर उन लाशों को निकाल सके या फिर पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सके कि तुम्हारे क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है। और जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, भैया लाल आखिरकार हिम्मत जुटाकर थाने पहुंच जाता है। थाने से पुलिस आती है और लाशों को ढूंढा जाता है। पहले दिन अम्मा की लाश तो मिल जाती है, लेकिन बेटी की लाश नहर से नहीं मिलती है और उसके बाद फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बच्चों की लाश मिल जाती है, लेकिन एक दिन और बीत जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को लाश मिलती है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा छल किया जाता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी यहाँ पर यह मामला बलात्कार का बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, यानी कि डॉक्टर की रिपोर्ट आती है इनके तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो व्यक्ति जो चश्मदीद होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, रिपोर्ट ऐसे बताते हैं कि बिल्कुल उसकी उलट होती है। भैया लाल को अब लगता है कि इंसाफ तो यहाँ मिलने वाला है नहीं, लेकिन उसने हिम्मत करी। हिम्मत करने के बाद फिर से पुलिस के पास जाता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसका एक बार फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए, यानी कि वो 2 तारीख को पहले पोस्टमार्टम होता है, फिर 6 अक्टूबर को पोस्टमार्टम कराया जाता है। तब तक जो बडिया थी वो पूरी तरह से फूल चुकी थी, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि अब शायद सफलता नहीं मिलेगी, कि यह पता नहीं चल पाएगा कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अब बलात्कार की वाली बात जो थी वो कहीं ना कहीं दब जाती है और इस बीच में यह मामला एक अखबार को छोड़कर कोई अखबार इस मामले की रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहा था, यानी कि पुलिस न केवल गाँव वालों ने इस मैटर को दबाया, बल्कि पुलिस ने भी इस मामले में कोई ज्यादा प्रमुखता नहीं दिखाए और यह मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। धीरे धीरे करके आगे वक्त बढ़ने लगता है और एक अखबार था जो लगातार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहा था। उस अखबार ने हिम्मत जुटा हुए जब लगातार अखबार रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग करते करते ये रिपोर्ट पहुंच जाती है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर के पास। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटनाक्रम क्या था, कैसे हुआ था, पूरे मामले को जानने के बाद जब इसकी रिपोर्टिंग की है तो ये रिपोर्ट पूरे इंडिया लेवल पर प्रकाशित होती है। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, जो तमाम अंग्रेजी अखबार होते हैं, इन अंग्रेजी अखबारों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित करना शुरू किया, यानी कि दिसंबर का महीना आ जाता है, शायद 1 या 2 दिसंबर से जब रिपोर्टिंग होना शुरू होती है तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आंखें खुलती हैं, तब जाकर सरकार की आंखें खुलती हैं, तब जाकर फिर मामला दिल्ली तक पहुंचता है और फिर पूरे देश भर में हंगामा सा खड़ा होता है, क्योंकि दलितों को ऐसा लग रहा था कि इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुई है, जाती हुई है। अब चाहे पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो या महाराष्ट्र के अलग अलग शहर हो, बड़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा था, मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ रहा था। उन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे विलासराव देशमुख और गृह मंत्री थे आर पाटिल। ऐसा बताया जाता है कि आर पाटिल ने इस घटना को 2 जाति समूह की ना बताकर उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने इस दलित परिवार पर हमला कर दिया है और जबकि ऊंची जाति के लोगों ने हमला किया था, ऐसा
दावा किया जा रहा था। इस बात को लेकर और भी ज्यादा बवाल मच जाता है। जब बवाल मचा तब जाकर गृहमंत्री को अपनी बात को पीछे करना पड़ा और मुख्यमंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई को जांच सौंप दी। अब सीबीआई कैसे जांच करती है इस बात का तो सहज अंदाजा लगा ही जा सकता है कि सीबीआई कई बार ऐसा होता है कि सरकार के फेवर में भी कई बार चली जाती है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए इस मामले की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद लगभग 36 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और 36 लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने जब इसमें पड़ताल करना शुरू किया है तो उसमें 11 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। 11 लोगों में होते हैं गोपाल सक्र, शत्रुघ्न, विश्वास, विश्वनाथ, प्रभाकर, जगदीश, रामू, शिशुपाल, महिपाल, पुरुषोत्तम, धर्मपाल। इन लोगों को दोषी बनाया जाता है। इनके खिलाफ चार्जशीट दी जाती है और चार्जशीट जब यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है और वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के बाद कोशिश ये थी कि कम से कम समय में इन आरोपियों को सजा मिल सके। अब वो दिन भी वो तारीख भी आती है। 24 सितंबर 2008 के का वाकया है। निचली अदालत में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला पहुंचता है तो उन्होंने इस मामले में जो आरोपी होते हैं उन 11 आरोपियों में से 3 को बाइज्जत बरी कर देते हैं। कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए महिपाल, पुरुषोत्तम और धर्मपाल इनको तो वो छोड़ देते हैं। बाकी जो 8 लोग थे इनको दोषी माना जाता है और 8 में से जो 2 होते हैं इनको 25 साल की कड़ी मशक्कत उनको सजा सुनाई जाती है या कि आप जेल में रहेंगे, कठोर दंड की सजा सुनाई जाती है। 25 साल तक आपको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और आपको काम भी करना पड़ेगा। साथ ही जो 6 लोग होते हैं उन 6 लोगों को फांसी की सजा का हुक्म दिया जाता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण ना निकल जाए। अब यह मामला फिर यहाँ से हाई कोर्ट यानी बम्बे हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। बम्बे हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी थी। निचली अदालत में जो एक पक्ष जो पीड़ित परिवार था उसने कहा बार बार कि इनका सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया है। ये बड़ी संख्या में लोग घर पे आए थे, पूरी कहानी बयां की गई, लेकिन अदालत ने कहा कि इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं है, पीएम रिपोर्ट भी यही कहती है। इसलिए जैसा रिपोर्ट कहती है, जैसे सबूत कहते हैं, अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों या वैसे नहीं चलती। तो इसलिए वो जो पीड़ित होता है भैया लाल, तो भैया लाल बेचारा कोशिश भी करता है लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाती। आखिरकार वह बम्बे हाई कोर्ट में जाकर अपील करता है और बम्बे हाई कोर्ट में जब अपील की जाती है तो पता चलता है कि जिन 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उनका ये पलट केस जो था, यह सजा जो थी उसको पलट दिया जाता है। यानी कि अब उनको फांसी की सजा ना करके उनको भी 25 साल की सजा सुनाई जाती है और वह कठोर कारावास होता है। कठोर कारावास में उसे बहुत सारा काम भी करना पड़ सकता है और शायद इन्हें 25 साल तक शायद उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला अब आज तक भी ऐसा बताया जाता है कि लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन 20 जनवरी 2017 का ये वाकया है। भैया लाल बहुत मांद की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और तबीयत कुछ ही इतनी बिगड़ती है जो जिले का हॉस्पिटल होता है भंडारा जिले का, वहां पर उनको एडमिट कराया जाता है तो तभी ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनको यहाँ से हायर मेडिकल सेंटर यानी कि नागपुर रेफर कर दिया जाता है। नागपुर में इनको जो रेफर किया जाता है मुश्किल से आधे पौन घंटे के बाद यानी कि 3:4 के आसपास उस व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। उसे बचा नहीं पाते। वो व्यक्ति इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहता है और अपने जीते जी उन आरोपियों को वो पूरी तरह से सजा भी नहीं दिलवा पाया था और उससे पहले ही जो इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह बना था। हालांकि गांव के सभी लोगों ने इस घटना को देखा था लेकिन शायद बताया ये जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को लेकर किसी ने गवाही नहीं दी थी, जबकि माँ बेटी और दोनों बेटों को पूरे गांव में नी वस्त्र करके ऐसे ही घुमाया जाता है। आखिरकार इस घटना को लेकर कई तरह की बातें भी कही जाती हैं कि जो सिद्धार्थ जिसकी वजह से घटना हुई थी, जिसकी वजह से भैया लाल बहुत मांगे, जो गवाह बना था, जो पड़ोसी गांव का दोस्त होता है, हवालदार होता है, उसका हवालदार का इसकी वाइफ के साथ अफेयर था। इस तरह की कुछ बातें भी चल रही थी कि वह उसको लाभ पहुंचाया करता था। ये कुछ और मामला था। इसी बात को लेकर गांव के लोग जो
पड़ोसी गांव के लोग थे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से। लेकिन असल में जो रिपोर्ट कहती है, जो मीडिया की रिपोर्ट बताती है या फिर अन्य रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि जो हवलदार का पड़ोसी गांव का रहने वाला था, उसका जो जमीन को लेकर झगड़ा था दबंगों से, उस वाले मामले में इस भैयालाल ने शिकायत को गवाह बना था। गवाह बनने की वजह से ही उससे ये बदला लिया गया था और बात इतनी लंबी पहुंच जाती जिससे कि पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज जाते जाते उत्तराखंड के रहने वाले हैं हेम जोशी, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद शाह नवाज है, गोविंद सिंह, संदीप गौतम, दीक्षा चतुर्वेदी, संध्या मलिक, राज शर्मा, मोहम्मद नईम, जीतू शर्मा, जीतू वर्मा, सुरेश नायक, मोनिका यादव, विकास दीक्षित, अकील अहमद, जावेद सैफी, गोलू कुमार, हरीश गहलोत, ओम प्रकाश जायसवाल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।